होती हैं, या तो सक्सेसफुल होती हैं या अनसक्सेसफुल होती हैं। सही है, याद है आपको जब लिखते थे आंसर्स के अंदर कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ रही हैं। यू यूज्ड टू यूज द वर्ड इफेक्टिव कोलिजन्स या सक्सेसफुल कोलिजन्स, राइट। तो कोलिजन्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सक्सेसफुल और एक होती हैं अनसक्सेसफुल। कोलिजन थ्योरी ये बेसिकली कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को सक्सेसफुली कोलाइड करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक, उनकी ओरिएंटेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और उनके पास एक मिनिमम एनर्जी उनको चाहिए होती है कोलिजन से पहले, और वो उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। Reactant molecules need to have a certain amount of energy, a minimum amount of energy to be able to collide effectively. Okay, so that is what collision theory states. आगे चलते हैं। राइट, लाइक ऐसे ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया है। तो जो कोलिजन्स होती हैं, तो ज़्यादातर जो कोलिजन्स है ना वो सक्सेसफुल होती अनसक्सेसफुल होती हैं। बहुत कम कोलिजन्स होती हैं जो कि सक्सेसफुल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल 1000 कोलिजन्स हो रही है ना, तो 6 या 7 सक्सेसफुल होंगी, बाकी सारी अनसक्सेसफुल होंगी। ठीक है। अब अगर आपने रिएक्शन के रेट को बढ़ाना है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है, तो आप दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। बेसिकली अगर आपने बढ़ाना है तो आप एक ही तरीके से बढ़ा सकते हैं, आपको सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ानी है। अब सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक ये कि आप ओवरऑल कोलिजन्स बढ़ा दो, दूसरा ये कि आप डायरेक्टली सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि लेट से 1000 कोलिजन्स हो रही थी, 1000 में से 8 सक्सेसफुल थी। एक तरीका तो ये है मैं ओवरऑल कोलिजन्स बढ़ा दूँ, मैं 1000 को फॉर एग्जांपल 2000 कर दूँ, तो उससे सक्सेसफुल कोलिजन्स ऑटोमेटिकली 16 हो जाएंगी, राइट। एक तो तरीका ये है कि आप ओवरऑल कोलिजन्स बढ़ा दें। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ाएं। अब वो कैसे बढ़ेंगे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ये देखो, कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रेट को बढ़ाते हैं ओवरऑल कोलिजन्स इंक्रीज करके, और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रेट को बढ़ाते हैं सिर्फ सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीज करके। ठीक है, ओ लेवल हमने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं। प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, रेट पे कंसंट्रेशन का भी पड़ा हुआ है, और कैटलिस्ट का भी पड़ा हुआ है। प्रेशर और कंसंट्रेशन जो है ओवरऑल कोलिजन्स बढ़ाते हैं, इस तरह से वो सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ाते हैं। बट जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, वो सिर्फ सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ाता है डायरेक्टली। डिस्कस करेंगे हम ये, लेकिन टेम्परेचर जो है उसका सीन ये होता है कि वो दोनों तरह की कोलिजन्स बढ़ाता है। वो इट कैन इंक्रीज सक्सेसफुल कोलिजन्स बोथ बाय इंक्रीजिंग ओवरऑल कोलिजन्स एज वेल एज इंक्रीजिंग सक्सेसफुल कोलिजन्स। टेम्परेचर का इम्पैक्ट जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं अभी तक। कुछ चीज़ें जो हैं अभी हाफ कुक लग रही होंगी, क्लियर नहीं हो रही होंगी, बट जैसे जैसे ये लेसन राउंड ऑफ होता जाएगा यू विल गेट द बेटर जिस्ट ऑफ इट। वी ऑल नो कि टेम्परेचर बढ़ने से रेट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ती हैं। ये हमारा ओ लेवल्स की इन्फॉर्मेशन। ए लेवल्स में इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है कि अच्छा सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ती हैं, तो वो बढ़ाता कैसे टेम्परेचर? वो दो तरीके से बढ़ाता है। एक वो डायरेक्टली सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ाता है, और दूसरा वो ओवरऑल कोलिजन्स बढ़ाता है। अब वो दोनों चेक करने हैं हमें। देखो, एक थंब रूल है इक्विलिब्रिया के अंदर या काइनेटिक्स के अंदर, एक थंब रूल होता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। यानी कि अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेट क्या होता है? डबल हो जाता है। यानी कि रेट कितने परसेंट इंक्रीज होगा? 100% इंक्रीज हो जाता है, राइट। और अगर 100% इंक्रीज हो रहा है तो वो कैसे हो सकता है? वो सिर्फ तभी हो सकता है अगर आपकी कोलिजन्स डबल हो रही हैं, अगर आपकी सक्सेसफुल कोलिजन्स डबल हो रही हैं। अब वो चेक करते हैं। अब देखो, लेट्स से मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर था 300 केल्विन, मेरे पास 300 केल्विन टेम्परेचर था। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस राइज आया, टेम्परेचर बिकेम 310।
तो जो परसेंटेज इंक्रीज आया है ना टेम्परेचर में, दैट इज ओनली 3.33%, राइट? एंड वी नो द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करेंगे उतना रेट ज़्यादा होगा। तो अगर टेम्परेचर में सिर्फ 3.33% ही इंक्रीज आया है, तो रेट में भी इस हिसाब से सिर्फ 3.33% इंक्रीज आना चाहिए, राइट? लेकिन हमने क्या अभी डिस्कस किया कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस राइज हो रहा है तो टेम्परेचर रेट जो है वो डबल हो रहा है, यानी कि रेट के अंदर 100% इंक्रीज आ रहा है सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर के साथ। यानी कि कह ये रहा है वो कि 3.33% टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट जो है हमारा वो 100% इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या कहानी है, ये कैसे हो सकता है? 3.33% तो इंक्रीज हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकी का है 96.67%, ये कौन इंक्रीज कर रहा है? ठीक है, 3.33% तो ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी मॉलिक्यूल्स की, उस हिसाब से इंक्रीज हो गया, लेकिन ये बाकी का कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, ये कहानी है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो देखते हैं इंग्लिश जो स्टेटमेंट पढ़ो। Therefore, a 3.33% increase in temperature would result in equivalent increase in kinetic energy and the resultant 3.33% increase in overall collisions. But it is not enough to explain the double rate of reaction. अभी 3.33% is not enough to explain double rate of reaction. इसका मतलब ये है कि कोई और चीज़ है जिसकी वजह से रेट इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये उस केस में बढ़ रहा है कि आपकी सक्सेसफुल कोलिजन्स डायरेक्टली बढ़ रही हैं। ये 3.33% तो वो वाला पोर्शन है जो ओवरऑल कोलिजन्स बढ़ी हैं आपकी, कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थोड़ी थोड़ी, उन्होंने कोलाइड किया तो 3.33% रेट बढ़ा, तो आपने ओवरऑल कोलिजन्स बढ़ाए जिसकी वजह से रेट 3.33% बढ़ गया। अभी बाकी का जो है ना, दिस इज इंक्रीजिंग बिकॉज किसी तरह से डायरेक्टली सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ी। एक सेकेंड, मोहम्मद टीवी ऑफ कर दो, आप बैठे में लगा। अच्छा, it means that successful collisions are being increased directly because increase in overall collisions are not enough to justify the double rate of reaction. That's what I just said, right? Now we know that for molecules to undergo successful collisions, बैठे जाके मैं आप बैठे आप जाके मैं, हाँ जी बैठे, आप वहाँ पे बैठे, मैं आ रहा हूँ, लगा रहा हूँ अभी, आप बैठ जाए वहाँ जाके। Now we know that for molecules to undergo successful collisions, they must have energy greater than activation energy. अच्छा, अभी देखो अब होता क्या है। लेट से एक रिएक्शन है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी 50 किलो जूल्स, ऐसी रैंडमली वैल्यू लिख रहा हूँ। तो बहुत अब सक्सेसफुल कोलिजन वो मॉलिक्यूल्स करेंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, सिर्फ वो सक्सेसफुली कोलाइड कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई 49 पे होगा, ओहो दोबारा करते, 50 किलो जूल्स है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे, कोई 49 पे होगा, कोई 48 पे होगा, कोई 47 पे होगा, कोई 49.5 पे होगा। ये वो मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बहुत करीब होगी, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुली कोलाइड नहीं कर पा रहे होंगे। तो जब ये 3.33% जो आपका टेम्परेचर का इंक्रीज आया है, ये वैसे तो इतना इनफ नहीं है, लेकिन ये इतना इट इज़ इनफ टू पुश दीज मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी क्लोज टू एक्टिवेशन एनर्जी टू हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल जाते हैं मॉलिक्यूल्स, और जैसे ही ऊपर निकल जाते हैं ऑल ऑफ देम कंट्रीब्यूट टू रेट ऑफ रिएक्शन, ये सब सक्सेसफुली कोलाइड करना शुरू करते हैं। तो ये रीज़न है बेसिकली, जो 96.67% इंक्रीज आ रहा है वो इन मॉलिक्यूल्स की वजह से आ रहा है। इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बहुत करीब थी, लेकिन वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब 3.33% ही टेम्परेचर अगर बढ़ा है, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ा है, उससे इनको इतनी एनर्जी मिल गई है दे कैन देयर एनर्जी हैज़ नाउ बिकम ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ओके,
So this explains why rate of reaction doubles with 10 degrees Celsius rise in temperature. It also shows that temperature increases both overall and successful collisions. अब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली सक्सेसफुल कोलिजन्स ही बढ़ी हैं क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स ऊपर आ गए डायरेक्टली जो सक्सेसफुली कोलाइड करेंगे. अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दो यार. Guys, any issues? Orientation means that they have to be oriented in a certain way. For example, let's assume that me and you are about to hug. I cannot be horizontal, no? Right? So for a hug, there has to be a certain orientation. Similarly, for a collision, there has to be a certain orientation. Okay. Okay. Now look at this curve. Take a couple of minutes और ये explain करो मुझे कि actually what is this curve is showing. So anyone want to unmute and explain? Okay. What is saying, Rupak? Number of molecules with energy remains the same. हाँ, energy means kinetic energy. Anyone want to unmute and explain? Because I have no volunteers. अच्छा, चलो देखते हैं इसको. Okay. So on x-axis is kinetic energy, on y-axis number of molecules with energy. It's just showing that एक molecule की distribution दिखा रहा है. वैसे normal distribution curve होती है ना. It's like distribution of energies between molecules. ये आपको ये बता रहा है फॉर एग्जांपल कि इतनी एनर्जी इतने मॉलिक्यूल्स के पास है, इतनी एनर्जी इतने मॉलिक्यूल्स के पास है, और ये वाली जो एनर्जी है पर्टिकुलरली ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास. दैट्स व्हाई ये दिस पीक. इसका मतलब ये वाली एनर्जी जो है दिस वन इज द मोस्ट पॉपुलर एनर्जी. मोस्ट It is the most popular energy because this energy is possessed by most of the molecules. This is just showing you the overall distribution of energies between molecules in a system. और जो पूरा area under the curve that is telling you about the total number of molecules. Okay? अच्छा. एक चीज़ आपने यहाँ पे नोटिस करनी है वो ये है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है लेसर एंड लेसर मॉलिक्यूल्स हैव दैट एनर्जी. फॉर एग्जांपल जैसे तब आगे जा रहे हो अब ये वाली एनर्जी जो है वो कम मॉलिक्यूल्स के पास है और ज़्यादा एनर्जी है जो वो और कम मॉलिक्यूल के पास है. एज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी इज गेटिंग हायर लेसर एंड लेसर मॉलिक्यूल्स हैव इट. एंड यू शुड नोटिस अनदर थिंग इज दैट दिस कर्व नेवर टचेस द एक्स एक्सिस. द रीजन इज बिकॉज यू नेवर नो कि जितनी भी हाई वैल्यू ले जाओ आप एनर्जी की देयर माइट बी वन मॉलिक्यूल जिसके पास वो एनर्जी हो. So you cannot say that
एक एनर्जी है वो जो कि किसी मॉलिक्यूल के पास नहीं है। आप ये श्योरिटी से कभी भी नहीं बोल सकते, हो सकता है किसी एक मॉलिक्यूल के पास हो। तो मैथमेटिकली यू कैन नॉट टच दिस ग्राफ ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, सो अच्छा, आगे चलते हैं। So this is just telling you about the distribution of energies between molecules in a system. Yes, Rupak? You can unmute yourself and ask. Sir, I didn't get it. What happens after the point? After A, it's the Yes, same thing after that the happens before A. It's just showing you that as the energy is increasing, lesser and lesser molecules have that energy. As you can see, the curve is dipping as you're going to the right. As you're yes, moving towards the right, it is dipping, which means that higher energy is occupied by lesser number of molecules. Now the thing is, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस सिस्टम का मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स विल हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, अक्सर बच्चे कहते हैं, उनको लगता है कि यार ये पीक ऊंची हो जाएगी, ये पीक, this peak should become higher. This peak has nothing to do with the amount of energy. This peak shows the most popular energy and that's all. अगर if I increase the temperature, तो जो temperature increase की curve बनेगी, that will be something like this. If you see, अब जो आपकी most popular energy होगी वो ये हो गई है, this one. Now this one is your most popular energy. अब इफ यू सी, ये कर्व देखने में अब आपको लगेगी यार ये कैसे, एनर्जी तो बड़ी नहीं लग रही मुझे मॉलिक्यूल्स की। बट इफ यू लुक क्लोजली यू विल सी नाउ ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर एनर्जी। पहले मोस्ट पॉपुलर एनर्जी क्या थी? कम थी, यानी कि लेट्स से 50 थी, ये 100 है। नाउ ये 100 इज ऑक्यूपाइड बाय मोर मॉलिक्यूल्स, पहले 50 इज ऑक्यूपाइड बाय मोस्ट मॉलिक्यूल्स। और अगर आप ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, द ओवरऑल कर्व हैज शिफ्टेड टू द राइट, व्हिच मींस कि अब एनर्जी जो है ना, ज़्यादा एनर्जी वैल्यूज ऑक्यूपाई कर रहे हैं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जांपल ये वाली एनर्जी थी, इस कर्व के हिसाब से सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स के पास ये वाली एनर्जी थी, इतने मॉलिक्यूल्स के पास, और उस कर्व के हिसाब से ये इतने मॉलिक्यूल्स के पास। गेटिंग माई पॉइंट? यू रियलाइज द शिफ्ट की समझ आई है दूसरी कर्व की बच्चों? इज इट क्लियर? ओके, ओहो, let me draw it again. Like this. और एक और चीज़ बताऊँ तुम लोगों को, मैं अगर एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, दिस इज माई एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? नाउ सक्सेसफुल कोलिजन्स कौन से मॉलिक्यूल करेंगे? ये वाले, बिकॉज दीज मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। अब जो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो अब ये वाले सारे मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाएंगे। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स विल आल्सो हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ जाएगा। Obviously, na, Emma, kinetic energy is directly proportional to temperature. When you say kinetic energy is increasing, it means temperature is increasing. Now just look at this graph. Now, can you tell me which temperature is greater, T1 or T2? T2 is greater. Okay. ये जो कर्व मैंने पीछे बनाई थी, कैन यू टेल मी हायर टेम्परेचर पे कौन सी कर्व थी? ब्लैक वन और ब्लू वन और रेड वन? Which one was at a higher temperature?
ये मैं पहले भी बताया मैंने तुम लोगों को। हाँ, ब्लू वन। इस वजह से मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि ये पीक बच्चे कंफ्यूज करते हैं, जस्ट के पीक ज्यादा है इसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा होगा। नो बच्चों, वाई एक्सिस इज नॉट अबाउट टेम्परेचर, वाई एक्सिस इज अबाउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। T2 is just showing that less energy is occupied by most molecules, and T1 is showing more energy is occupied by more molecules, right? T1 is at a higher temperature because the curve is shifted to the right. देखो, कर्व के राइट पे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि वो एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। इट मीन्स इट विल हैव मोर एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी के रेफरेंस से देखो, पहले सिर्फ पहली कर्व के हिसाब से इतने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी थी। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाएंगे जैसे T2 के लिए, सॉरी T1 के लिए। तो ऑब्वियसली मोर मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर एनर्जी नाउ। डू नॉट मिसअंडरस्टैंड द पीक। द पीक just shows the frequency of molecules, the number of molecules having that particular amount of energy. If you see this, for example, this should give you some clarity. As the temperature is increasing, the curve is shifting to the right. अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी मार्क करूं, यहाँ से देख लो, तो 300 वाले की कि इतने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। 400 के पास ये वाले भी ऐड हो गए। 500 के लिए ये वाले भी ऐड हो गए। Yes, Hamza, you got it right. Ji, Aima, Azeen, is it clear? Everybody? Shamanti, Azeen. Okay. अभी देखो, हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि कैटलिस्ट कैसे इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अब टेम्परेचर क्या कर रहा था बेचारा, टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर लेकर आ रहा था। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ले आता है। इट्स प्रीटी मच लाइक अगर आप 90% पे ए स्कोर करने की कोशिश करें, एक बच्चा जो 90% पे अपना मार्क लाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरा बच्चा वो जो ग्रेड है उसी को 70% पे ले आएगा, 70% पे ये होगा। दैट्स व्हाट द कैटलिस्ट डज। ठीक है, ये देखो, यहाँ से आपको पता चलेगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, मैंने कैटलिस्ट डाला, उसने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी। नाउ दीज मॉलिक्यूल्स विल हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। इन मॉलिक्यूल्स के पास पहले एनर्जी नहीं थी, पहले सक्सेसफुली कोलाइड करने की एनर्जी नहीं थी इन मॉलिक्यूल्स के पास। अब इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ गई है सक्सेसफुली कोलाइड करने की। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को ही उसने कम कर दिया। दैट्स व्हाट द कैटलिस्ट डज। ये आपको मार्किंग के लिए आ जाती है, कर्व दी होती है, आपको मार्क करना होता है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे होगी और एब्सेंस में कहाँ पे होगी। ठीक है, ओके। देन यू हैव दो तरह के कैटालिसिस होते हैं, एक होमोजीनस होता है और एक हेट्रोजीनस होता है। होमोजीनस ये होता है कि कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर दोनों सेम फेज में होते हैं। कैटलिस्ट और रिएक्शन मिक्सचर दोनों सेम फेज में होते हैं, यानी कि अगर कैटलिस्ट गैसियस फेज में है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी गैसेस होंगे। नाउ इफ यू लुक एट दिस, तो मुझे बता सकता है इनमें से कैटलिस्ट कौन सा है, कौन सा कंपाउंड कैटलिस्ट है, ये बता सकते हो मुझे ये तीन केमिकल इक्वेशंस देख के? ऑक्सीजन कैटलिस्ट है। हाउ इज दैट, शमांति? हाउ कैन यू चेक which compound or element is a catalyst? Mariam, you want to take a shot?
Yeah, that's true, Aima. So what did not change after the reaction? No. देखो, ओरिजिनल रिएक्शन था ये, SO2 SO3 में कन्वर्ट हो गया। अब ऑल्टरनेट रिएक्शन क्या है? SO2 फिर SO3 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन NO2 के साथ रिएक्ट होके हो रहा है। ठीक है, कैटलिस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इट गेट्स रीजेनरेटेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, राइट? रीजनरेट कौन हुआ? NO2। अभी देखो, ये मेन रिएक्शन था आपका। अब कैटलिस्ट ने क्या किया? ऑल्टरनेट रूट पे ले गया रिएक्शन को। उसने ये कैटलिस्ट डाला, SO2 के साथ रिएक्ट करवाया, SO3 बन गया। SO3 उसने ऑल्टरनेट रूट से बनाया और साथ NO बना, जो कि दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने NO2 बना दिया। तो NO2 इज गोइंग टू बी द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमेशा एंड पे रीजनरेट हो जाता है। ऑक्सीजन इज जस्ट गेटिंग यूज्ड अप, इट इज नॉट रीजनरेटिंग। कैटलिस्ट इज ऑलवेज रीजनरेटेड। कैटलिस्ट रिएक्शन में यूज होता है, फिर रीजनरेट हो जाता है। प्रिटी मच लाइक, अगर तुम लोगों ने टर्मिनेटर देखी हो, तो उसमें जो विलन नहीं था, वो रीजनरेट हो जाता था। उसका बाजू का तोड़ दो, उसकी टांगें तोड़ दो, वो रीजनरेट हो जाता था। NO2 को अगर आप देखें तो NO2 पहले यूज हुआ है, फिर रीजनरेट हो गया। दैट शोज की कैटलिस्ट है। ओके रूपक? नो, प्रोडक्ट कैटलिस्ट कैसे होगा? नॉट सेइंग द प्रोडक्ट इज द कैट विल बी द कैटलिस्ट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट फैक्चुअली करेक्ट। नो, प्रोडक्ट इज नॉट द कैटलिस्ट। प्रोडक्ट तो आपका SO3 है। अगर आप ये रिएक्शन जरा ध्यान से देखो ना जरा, इफ यू सी दिस रिएक्शन वेरी क्लोजली, देखो, पहला रिएक्शन एक्चुअली में रिएक्शन ये होना था, SO3 बनाना है आपने, राइट? आप पहले रिएक्शन में भी SO3 बना रहे हो, दूसरे में भी SO3 बना रहे हो। ठीक है, तो पहला रिएक्शन वो था जो आपको नॉर्मली होना था, मेन रिएक्शन जो है। बट आपने कैटलिस्ट डाला तो वो ऑल्टरनेट रूट पे ले गया। NO2 SO2 के साथ रिएक्ट करके उसने SO3 बना दिया, रिएक्शन बन गया, रिएक्शन हो गया। बट कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो यूज इट डज नॉट गेट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, इट गेट्स रीजनरेटेड। तो यूज होने के बाद ये रीजनरेट हो गया। अगर आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल ये देखा करो कि एक तरफ यूज हो रहा होगा, दूसरी तरफ रीजनरेट हो रहा होगा, दैट इज गोइंग टू बी द कैटलिस्ट। ओके, आई बच्चे क्लियर है? ओके। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, अब यहाँ पे देखो तो NO2 भी गैस है और बाकी सब चीजें भी गैसेस हैं, दैट्स व्हाई इट्स अ होमोजेनियस कैटालिसिस। कैटलिस्ट की भी वही फेज है जो रिएक्शन मिक्सचर की है। और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है कि आपका कैटलिस्ट डिफरेंट फेज में है। जिस तरह ये अमोनिया की प्रिपरेशन हम करते थे ना, आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे। आयरन इज अ सॉलिड, बाकी सब चीजें क्या होती हैं? गैसेस। ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। दिस वाज द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके, चलो क्वेश्चंस करते हैं कुछ, उससे आपको और अच्छा आइडिया हो जाएगा। ओके, उसने एक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको दिखाई हुई है ऑफ SO2 एंड O2, राइट? पहले पार्ट में वो क्या कह रहा है आपको? पहले पार्ट में कह रहा है, एड अ लेबल्ड मार्क EA uncatalyzed to the diagram to indicate the activation energy in the absence of a catalyst। ये EA कैटलिस्ट है, एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे लेके आता है। अगर कैटलिस्ट नहीं होता इसमें, तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कहीं पे आगे होती, तो आप वो मार्क कर दोगे। उसने क्या है, वहां मार्क करो कैटलिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पे होगी, तो ऑब्वियसली वो आगे होगी।
अगर उसने पूछा होता कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कहाँ पे होगी, तो फिर आप पीछे ले जाते। ठीक है, state the benefit of using a catalyst in this reaction, explain how it achieves this effect। क्या फायदा होता है कैटलिस्ट का? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा एक्सप्लेन करना है। द रेट ऑफ रिएक्शन by lowering the activation energy, by lowering the activation energy। अब एक चीज यहाँ पे ए लेवल्स में आप ऐड करते हो, आपने ये लाजमी लिखना होता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज। जब भी आप कहते थे ना ओ लेवल्स में कि रेट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ रही हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यहाँ पे हम छोड़ देते थे। लेकिन एएस में आपको ये लाजमी लिखना होता है कि रेट बढ़ रहा है, इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि ठीक है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और आप ये बताओगे एंड सो मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज। वो मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है वो बढ़ रहे हैं, इसी वजह से तो सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ रही हैं। तो आपने ये लिखना होता है। तो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी सच दैट more molecules will have energy, ऐसे लिख लिया करो, एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे इसके मार्क्स नहीं नज़र आ रहे तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, अभी देखो, स्टेनर एक्सप्लेन हाउ इंक्रीज इन प्रेशर वुड अफेक्ट बोथ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड यील्ड ऑफ SO3। अब ये अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके ओ लेवल्स के ये रिएक्शन होता था कि SO2 रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म SO3, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता था। और ये आपको याद होना चाहिए कि यार इस पर टेम्परेचर बढ़ाते थे तो यील्ड कम हो जाती थी। सही है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट था, कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर वाला। आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस। अगर नहीं तो मेरी अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड वाली वीडियो देख लेना ओ लेवल्स की। तो ओ लेवल्स की चीज़ें ए लेवल्स में आती हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये वो वाला क्वेश्चन है कि प्रेशर इंक्रीज करने से रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। रेट का तो पता है आपको, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो रेट बढ़ जाएगा, कि मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ जाएंगी। यील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब आपको पता होना चाहिए हम जो रिएक्शन लिखते थे वो क्या होता था। जल्दी से करवा रहा हूँ। SO2 O2 फॉर्म्स SO3, इसका हम 3 ऑक्सीजन इधर है तो इसको हाफ कर देते हैं, ये बैलेंस हो गई। अच्छा, तो प्रेशर उसने क्या कहा है, इंक्रीज किया है ना। प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस तरफ जाता है जहाँ पे गैस के कम मोल्स होते हैं। लेफ्ट पे गैस के 1.5 मोल्स हैं, राइट पे कितने, 1 है, तो ये राइट पे जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे यील्ड में क्या लिखेंगे कि यील्ड इंक्रीज होती है, और एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे यील्ड इंक्रीजेस बिकॉज इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट। moves to the right side with lesser gas moles। ठीक है, ये ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट है बेसिकली। मैं वापस ए लेवल्स पे आ रहा हूँ। अब ये देखो, अब अगेन उसने एक और कर्व दिखाई है। उसने कहा यूजिंग द सेम एक्सेस स्केच अ सेकंड कर्व टू इंडिकेट द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन एट हायर टेम्परेचर। हमने एक और कर्व को प्लॉट करना है, तो हम हायर टेम्परेचर वाली, तो हम ऐसे राइट पे ले जाएंगे उसको, ऐसे। ठीक है, ये प्लॉट कर लिया हमने। अब वो कह रहे हैं विद रेफरेंस टू द कर्व स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HBr। ये जो कर्व थी ना वो HBr की डीकम्पोजिशन की थी। वो कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछ रहे हैं ना वो, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्टेट भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है, 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपने यहाँ बताना है कि रेट इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इंक्रीजेस ठीक है, विद रेफरेंस टू द कर्व्स बताना है आपने। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीजेस in the second curve, as more molecules have energy
greater than activation energy, leading to more successful collisions. ठीक है, पूछ लेना मुझसे जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आगे वो कह रहे कि रिएक्शन दिया हुआ है, कह रहे कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट है। क्लोराइड जो होते हैं हमें पता है सॉल्ट्स होते हैं, राइट, सॉलिड्स होते हैं। तो कह रहे टाइप ऑफ कैटलिस्ट बताओ, इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है, होमोजीनस है हेट्रोजीनस है। तो ये सारी क्या हैं, गैसेज हैं, तो हेट्रोजीनस है। एक्सप्लेन हाउ कैटलिस्ट इज एबल टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। हो जाएगा, ये सिंपल है। अच्छा अब ये देखो, ये इक्वेशन है हमारे पास। वो कह रहा है स्केच अ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द एक्सिस गिवन बिलो एंड यूज योर डायग्राम टू एक्सप्लेन हाउ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप एक कर्व बनाएंगे, ये बना ली मैंने कर्व, और आपने कैटलिस्ट से बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ रहा है। तो आप पहले एक एक्टिवेशन एनर्जी बनाएंगे, उसके बाद आप एक एक्टिवेशन एनर्जी और बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक है, हो सकता है नीचे एक्सप्लेनेशन भी दियो। हाँ, ऊपर नीचे आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैटलिस्ट इंक्रीजेस द rate by lowering the activation energy, so more molecules have energy greater than activation energy, जिसकी वजह से सक्सेसफुल कोलिजन्स बढ़ जाती हैं। अभी देखो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, हाई टेम्परेचर टी पे एक और कर्व बनानी है आपने, और पोजीशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी मार्क करनी है आपने। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी reactant molecules must have to start the reaction। ये आपने डायग्राम बनानी है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है, और ये एंड में मार्किंग स्कीम है। तो ये भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। तो आपके 2 चैप्टर्स हो गए हैं इस वीक में। लाइक आई सेट के 2 चैप्टर्स हो जाएंगे आपके एक वीक में। नेक्स्ट वीक हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। इट इज दैट इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर इन एएस केमिस्ट्री। बहुत कोशिश करके स्कूल में 1 महीना लगता है, कम से कम 1 महीना लगता है। बहुत कोशिश करके जो है वो किस तरह से एक वीक पे लेके आए हैं उसको, लेकिन दैट चैप्टर इज अ बिट लोडेड, सो आई वुड रेकमेंड कि यार ये आप लोगों की अब नेक्स्ट क्लास जो है उसमें भी 1-2 दिन है, तो उसमें ये कवर कर लें। ठीक है, कवर कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इज नॉट ओ लेवल्स के छोड़ दो बाद में हो जाएगा या भूल जाओगे, तो साथ साथ कर लो। बच्चों एनी क्वेश्चंस? हैं? आयमा, एनी क्वेश्चन? अजीन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो हाउ वाज योर फर्स्ट वीक बाय द वे? कैसा रहा तुम लोगों का सेशंस का फर्स्ट वीक? फीडबैक देना मुझे, तुम लोग बता दो। समझ आ रही हैं चीज़ें? तो दैट्स नाइस। चलो गुड सीन है यार, नाइस टू नो। चलें फिर, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। स्केड्यूल मैं आपको बता दूंगा। मेरे बेटे का एक्चुअली समर कैंप भी स्टार्ट हो गया, तो सैटरडे संडे तो वही रहेगी हमारी टाइमिंग, दैट डज नॉट चेंज। बस दरमियान जो वीकडे में हमारी क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगा। मोस्ट लाइकली वेडनेसडे को ही करेंगे क्लास, बट आई लेट यू नो। ओके।
3.5 साल का है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।